एवरीवन, इस वीडियो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ न्यूमेरिकल एनालिसिस आपकी ग्लास स्लैब और रिफ्रैक्शन पे। तो अगेन अगर आपने प्रीवियस वीडियो चेक नहीं किए हैं, आप पहले वो वीडियोस चेक कर लो और उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हो विद दिस न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो अगर मैं बात करूँ, आपके पास एक लाइट रे है और लाइट रे जो है वो 60 डिग्री एंगल पे फॉल कर रहा है मगर विद द सरफेस। कहने का मतलब ये है कि आपको नॉर्मल के साथ एंगल नहीं देकर है। तो मैं डायग्राम बनाता हूँ, मैं डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, क्लियर रहेंगी चीज़ें। आपके पास एक ग्लास स्लैब है, यहाँ पे आपके पास एक ग्लास स्लैब है, यहाँ पे लाइट एग्जैक्टली इस ग्लास स्लैब पे फॉल कर रहा है। तो ये आपके पास लाइट फॉल कर रहा है। तो अगेन ये जो मैंने यहाँ पर ये वाला पार्ट दिखाया, ये वाला जो मैं पार्ट आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये तो एग्जैक्टली लाइट का ओरिजिनल पाथ है कि लाइट कहाँ से जाना चाहता था। बट आपको पता है कि जब आपका जो लाइट स्ट्राइक करेगा ग्लास स्लैब को तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन, बेंडिंग हो जाएगी लाइट की। तो अगेन आपके पास इंसिडेंट रे है, ये आपके पास यहाँ पे इंसिडेंट रे है और आपको क्वेश्चन में देकर है कि सरफेस के साथ कितना एंगल बन रहा है। सरफेस के साथ आपका यहाँ पे 60 डिग्री एंगल बन रहा है। तो ठीक है, सरफेस के साथ 60 डिग्री एंगल बन रहा है। तो जिस पॉइंट पे आपका लाइट स्ट्राइक करेगा वहां नॉर्मल स्टार्ट आप कर दो डालना, आप नॉर्मल वहां पे डालना स्टार्ट कर दो तो आपके पास एग्जैक्टली ये नॉर्मल आ जाएगा। ये आपका नॉर्मल है, यहां पे ये आपका नॉर्मल है। यहां पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं इस नॉर्मल को और ये आपके पास नॉर्मल है। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। तो आपके पास अगर ये 60 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली ये कितना एंगल बन जाएगा, यहां पे ये आपका 30 डिग्री आ जाएगा। तो एक्चुअल अगर बात करें ना, आपकी जो लाइट रे है वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, वो आपके 30 डिग्री एंगल बना रही है। 60 डिग्री एंगल कौन सा एंगल है फिर? ये ग्लांसिंग एंगल है। तो जो ये आपको 60 डिग्री एंगल यहां पर देकर है, जो आपको 60 डिग्री एंगल यहां पर देकर है, जो कि सरफेस के साथ बन रहा है, जो कि ग्लास स्लैब की सरफेस के साथ बन रहा है। अगर मैं यहां पर बात करूं जो कि ग्लास स्लैब की सरफेस के साथ बन रहा है, आप बोल सकते हो कि ये आपका यहां पे ग्लांसिंग एंगल है, ये आपका यहां पर ग्लांसिंग एंगल है, ये आपका ग्लांसिंग एंगल है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं। तो आपके पास अब ये जो लाइट है ये तो रिफ्रैक्ट हो जाएगी। अब फर्दर यहां पर आ जाओ क्वेश्चन पे कि आपके पास ग्लास स्लैब का थिकनेस 1 मीटर है। तो ग्लास स्लैब का थिकनेस यहां पर आपका 1 मीटर देकर है। आप खुद से देख लो, 1 मीटर, ये 1 सेंटीमीटर नहीं है, 1 मीटर अच्छा खासा थिकनेस होगा, बड़ा ग्लास स्लैब आपके पास होगा। तो फर्दर देखते जाओ, आपके पास 1 मीटर का थिकनेस है, ग्लास स्लैब का थिकनेस यहां पे 1 मीटर है आपके पास। तो आप देख रहे हो कि आपकी जो रे वहां पे रिफ्रैक्ट हो जाएगी। रिफ्रैक्टेड रे 75 डिग्री एंगल बना रही है। रिफ्रैक्टेड रे यहां पर 75 डिग्री एंगल बना रही है, मगर ये 75 डिग्री किसके साथ? नॉर्मल के साथ नहीं, नॉर्मल के साथ नहीं, ये 75 सरफेस के साथ बना रही है। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर आपके पास रिफ्रैक्टेड रे है, आप चेक कर लो, ये रिफ्रैक्टेड रे है आपके पास, और ये रिफ्रैक्टेड रे आपके सरफेस के साथ कितना एंगल बना रही है? 75 डिग्री। तो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी यहां पे? 15 डिग्री। अच्छा, ये एंगल भी कितना होगा यहां पे फिर? 15 डिग्री। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप चेक कर लो। ये भी आपका 15 है तो ऑटोमेटिकली ये तो 30 है, ये भी 30 होगा, ये 15 है तो ये कितना होगा? 15 होगा। एक बार और, ये 30 है तो ये पूरा एंगल भी 30 होगा ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये 30 में से ये वाला पार्ट 15 है तो ये वाला पार्ट भी क्या होगा? ये वाला पार्ट भी आपका 15 होगा। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। अब फर्दर देख लो, यहां पर आप अगेन एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो, यहां पर आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो और आपको पता है कि यहां पर एग्जैक्टली जब लाइट इमर्ज होगी ग्लास स्लैब से, वो पैरेलल होगी टू दिस डायरेक्शन, वो पैरेलल होगी टू दिस डायरेक्शन, बिकॉज ग्लास स्लैब डिविएट नहीं करता है लाइट को। ग्लास स्लैब क्या करता है? ग्लास स्लैब लेटरल शिफ्ट देता है आपकी लाइट को, डिविएट नहीं करता है। डिविएट का मतलब आपके पास जो लाइट रे है पहले ऐसे जा रहा है ना, डिविएट करने का मतलब इसका एंगल चेंज कर देती है, नहीं। आपका ग्लास स्लैब अगर लाइट ऐसे जा रहा है ना, इसको सिंपली पैरेलली शिफ्ट कर देता है, किसी एंगल पे इसको नहीं मोड़ देता है। अगर एंगल पे मोड़ देता वो डिविएशन हो जाता। तो फिलहाल के लिए आप देख सकते हो यहां पर, तो आपके पास लाइट रे इमर्ज यहां पर हो जाएगी इस स्टाइल में। तो ये आप देख सकते हो, ये आपकी लाइट रे इमर्ज हो जाएगी। अच्छा, किस एंगल पे? अगेन 30 डिग्री एंगल पे, अगेन 30 डिग्री एंगल पे।
तो ठीक है, मैंने डायग्रामेटिकली सारा दिखाया आपको। अब अगर आपने ग्लास स्लैब का लेक्चर नहीं देखा, आप वो देख लेना। मैंने उसमें भी आपको बताया था कि आपके दो इंपॉर्टेंट ट्रायंगल्स होते हैं। एक ट्रायंगल आपका ये होता है और दूसरा ट्रायंगल आप यहां पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करते हो। ये आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट है और ये दूसरा ट्रायंगल आपका इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं नेमिंग करता हूं, यहां पर मैं इसको सिंपली ए बोल रहा हूं, यहां पर सिंपली मैं ए बोल रहा हूं, यहां पर मैं आपका बी बोल रहा हूं, ये आपके पास यहां पे सी है और ये आपके पास यहां पे डी है। आप देख सकते हो कि दो ट्रायंगल्स है आपके पास। चलो नेम करते हैं इनको। एक ट्रायंगल आपका एबीसी है, एक आपका एबीसी ट्रायंगल है और दूसरा आपका ए सी और डी ट्रायंगल है। तो दूसरा आपके पास यहां पर ए सी और डी ट्रायंगल है। इन्हीं दो ट्रायंगल्स पे आपका पूरा क्वेश्चन है। मैंने पहले ही बोल के रखा था उस वीडियो में भी कि जब भी आप ग्लास स्लैब की बात करते हो ना, ग्लास स्लैब की, तो ग्लास स्लैब में आपके यही दो ट्रायंगल्स इंपॉर्टेंट बन जाते हैं ज्योमेट्री में। मैंने तो रिजल्ट डिराइव किया था, मैंने इन ट्रायंगल्स पे बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया था। अब फर्दर देख लो। अब कैलकुलेट क्या करना है आपको, कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द टाइम टेकन। आपको टाइम देखना है कि कितना टाइम लगेगा, किसको, लाइट को, टू क्रॉस द ग्लास स्लैब। अच्छा, अगर आपका लाइट ग्लास स्लैब को क्रॉस कर रहा है ना, आपका लाइट अगर ग्लास स्लैब को यहां क्रॉस करेगा, आपको नहीं लगता कि लाइट का एक्चुअल पाथ जो स्लैब में है, स्लैब में जो है वो है ना एसी। एक्चुअल पाथ जो आपकी लाइट का है ग्लास स्लैब में, वो है ना आपके पास एसी। तो आपका एग्जैक्टली यहां पर अगर मैं बात करूं, आपको तो डिस्टेंस पता चल गया, एसी डिस्टेंस पता चल गया। एसी ग्लास स्लैब में लाइट का कितना स्पीड होता है वो भी तो आएगा ना आपको निकालना। तो आपको नहीं लगता कि डिस्टेंस पता, स्पीड पता, टाइम निकल जाएगा। मैं दिखाता हूं, चलो सोल्यूशन इसका देखते हैं। मैं सोल्यूशन की बात करता हूं, आप देखते जाओ। आप सबको पता है कि अगर आपके पास म्यू की बात करें, अगर मैं यहां पर आपके म्यू की बात करूं एग्जैक्टली, तो आप देख सकते हो कि म्यू आपके पास सी बाई वी होता है। अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप बताओगे, तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपके पास होता है, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका सिंपली होता है रैशो। रैशो किस किस का, एक तो स्पीड ऑफ लाइट आप लेते हो वैक्यूम में, और उसी मीडियम में देखते हो कि लाइट का स्पीड क्या है, उसी मीडियम में आप देखते हो लाइट का स्पीड क्या है। तो ये तो सबको पता है। तो आप यहां पे सीधे लिख सकते हो ना कि जो आपके ग्लास स्लैब में स्पीड होगा आपकी लाइट का, वो सिंपली होगा ना v इज इक्वल टू सी बाई म्यू। ये पहला पार्ट आ गया, मुश्किल है ही नहीं। आप देख लो कि मैंने तो लाइट का स्पीड निकाल दिया। आप क्वेश्चन है क्या म्यू देकर है कहीं पे, म्यू कहीं पे देकर नहीं है, तो म्यू को इवैल्यूएट करना पड़ेगा ना। इवैल्यूएट कर सकते हैं स्नेल्स लॉ यूज करके। तो चलो ठीक है, देख लो मैंने सिंपली पहले क्या किया, मैंने म्यू को लिखा सी बाई वी। मुझे कैसे पता चला कि म्यू को आप सी बाई वी लिखोगे? क्वेश्चन आपको टाइम मांग रहा है, क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आप टाइम को इवैल्यूएट करो। मैं आपको बोलता हूं, आप बोलते हो ना कि स्पीड इट इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम को स्पीड की जगह ले जाओ, स्पीड को टाइम की जगह लाओ। तो टाइम की अगर मैं बात करूं, टाइम की अगर मैं बात करूं, तो टाइम आपका होगा ना सिंपली डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस आपको पता है वो तो एसी है, इसको भी आप इवैल्यूएट कर सकते हो। डिस्टेंस आपका कितना है, एसी है। तो अगर मैं यहां पर स्पीड की बात करूं, अगर मैं यहां पर स्पीड की बात करूं, सॉरी टाइम की बात करूं, अगर मैं यहां पर टाइम की बात करूं, क्योंकि हम टाइम की ही बात कर रहे हैं, टाइम को इवैल्यूएट करना है। डिस्टेंस आपका एसी है और स्पीड कितना होगा ग्लास स्लैब में, उसके लिए हमने क्या किया, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी और वी इज इक्वल टू सी बाई म्यू। तो यहां पर आपके पास स्पीड की जगह मैं सी बाई म्यू लिख सकता हूं। अब चेक कर लो, स्पीड की जगह क्या लिख सकता हूं, सी बाई म्यू। और ये स्पीड तो आपकी लाइट की होगी किस में, ग्लास स्लैब में। इस चीज को दिमाग में रखो। तो ये आपके पास इक्वेशन बन रहा है, मैं इसको लिख सकता हूं ना, इट इज इक्वल टू म्यू ए सी डिवाइडेड बाई सी। अब यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं इस सी को, स्पीड ऑफ लाइट आपके पास सी होती है ना, तो ठीक है मैं इसको एग्जैक्टली यहां रेड से लिखता हूं और मैं मेंशन करता हूं कि सी आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है। तो जहां जहां मैं स्पीड ऑफ लाइट अब लिखूंगा वो मैं रेड से लिखने की कोशिश करूंगा। तो यहां पर भी आपके पास सी आ जाएगा। अच्छा, ये एसी वाला पार्ट है ना, चलो इस एसी वाले पार्ट को हम ब्रैकेट में रख देते हैं ताकि आपको दिमाग में रहे ये एसी आपका लेंथ का मेजरमेंट है। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा, होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। कंटिन्यू मैं करता हूं। अब आपको यहां पर मेन चीज क्या रहता है, सी। ये तो वैल्यू पता है आपको 3 × 10⁸। अब यहां पे म्यू का वैल्यू निकालना है और एसी का वैल्यू निकालना है। तो एसी का वैल्यू निकाल सकते हो ना इन टर्म्स ऑफ थिकनेस। तो अगर आपको यहां पर एसी का वैल्यू निकालना है, ये आपको एसी का वैल्यू निकालना है, एसी आपको ये वाला पता है कि ये वाला पार्ट 1 मीटर है। तो आप एग्जैक्टली देख रहे हो कि ये एंगल 15 डिग्री है। आप लिखोगे ना cos 15 डिग्री,
कॉस ही लिखोगे ना, क्योंकि आपका ये जो एंगल है उसका एक तो आपको एडजेसेंट वाला पार्ट लेना है और हाइपोटेन्यूज वाला पार्ट लेना है। परपेंडिकुलर की बात नहीं हो रही है। एडजेसेंट साइड का मतलब बेस, और ये आपके पास यहां पे हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइपोटेन्यूज को कौन रिलेट करता है? कोसाइन। तो आप यहां पे सीधे लिखोगे ना कॉस, मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप लिखोगे कॉस 15 डिग्री इट इज इक्वल टू कॉस 15 किसके बराबर होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस किसके बराबर है? 1 मीटर के बराबर, तो ये 1 आ जाएगा। अच्छा, हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है? वो AC के बराबर है। तो आप देख लो, आपका तो AC निकल गया, AC आपका सीधे निकल गया 1 बाई कॉस 15 हो गया, हो गया। अब सिर्फ म्यू रहता है ना, अब सिर्फ क्या रहता है? म्यू रहता है। स्नेल्स लॉ अप्लाई करो। म्यू के लिए क्या करते हो? देख लो, जब भी आपको म्यू फाइंड करना होता है ना, स्नेल्स लॉ अप्लाई करो। तो देख लो, मैं स्नेल्स लॉ यहां अप्लाई करता हूं, मैं स्नेल्स लॉ यहां पे अप्लाई करता हूं। स्नेल्स लॉ आपको ये मीडियम 1 लेते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू लेते हैं। आप लिखोगे 1 इंटू ये आपका एंगल 30 डिग्री है नॉर्मल के साथ, नॉर्मल वाला एंगल लेना होता है, तो 1 इंटू क्या आ जाएगा? साइन 30 डिग्री। तो इस मीडियम की बात हो गई। अब आ जाओ इस वाले मीडियम में। इस मीडियम में अगर बात करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है आपके पास, और यहां पर नॉर्मल के साथ कितना एंगल बन रहा है? नॉर्मल के साथ कितना एंगल बन रहा है? 15 डिग्री। तो यहां पर साइन 15 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, ये आपके पास है ना साइन 30 डिग्री। अब देख लो, साइन 30 डिग्री को लिख सकते हैं साइन ऑफ 2 इंटू 15 डिग्री इट इज इक्वल टू म्यू टाइम्स साइन 15 डिग्री। इसमें तो कोई इशू होगा नहीं किसी को। और आप फर्दर देख सकते हो, साइन ट्वाइस थीटा किसके बराबर होता है? ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, तो ट्वाइस साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री, ये आपका आ जाएगा म्यू टाइम साइन 15 डिग्री। आप देख लो, साइन 15 डिग्री और साइन 15 डिग्री कैंसिल होगा, म्यू का वैल्यू किसके बराबर? ट्वाइस कॉस ऑफ 15 डिग्री। आपका म्यू निकल गया ना, आपका AC भी निकल गया ना। अब बस सब्स्टिट्यूट करना है। जरा टाइम की बात करेंगे, आपका जो टाइम होगा इट इज इक्वल टू म्यू की जगह क्या पुट करोगे? ट्वाइस कॉस 15 डिग्री, तो हो गया पुट, म्यू पुट हो गया। AC की जगह क्या पुट करोगे? 1 बाई कॉस 15, तो 1 बाई कॉस 15 अगर मैं लिखूं तो 1 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ 15 डिग्री। कुछ रह गया क्या? कुछ रह गया? आप चेक कर लो, C रहता है। बहुत सही, तो आपका C जो है वो यहां पे रह जाता है। कुछ कैंसिल होगा? हाँ, आपका कैंसिल हो जाएगा। एक तो cos 15 कैंसिल होगा। टाइम आपका किसके बराबर आ जाएगा? इट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 सेकेंड्स, विच इज इक्वल टू, ये आप यहां पर आ गया ना, आप इसको सीधे लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू 2/3 इंटू 10 रेज टू द पावर -8 सेकेंड्स। आप कहां परसीव कर पाओगे ये? और 1 मीटर का ग्लास स्लैब है, ये टाइम आप परसीव नहीं कर पाओगे। नैनो, अगर मैं बात करूं, मैं इसको भी नैनो सेकेंड्स में कन्वर्ट कर सकता हूं, बहुत छोटा टाइम है, आप इसको परसीव नहीं कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हो कि टाइम का वैल्यू अगर मैं यहां पे लिख दूं, आपका जो टाइम हमें यहां पर मिला इट इज इक्वल टू 2/3 इंटू 10 रेज टू द पावर -8 सेकेंड्स। आप देख सकते हो कि अगेन न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं था, मगर न्यूमेरिकल डिफरेंट था। डिफरेंट क्यों था? जब भी आप ग्लास लैब की बात करते हो ना, तो आप बस लेटरल डिस्प्लेसमेंट पे फोकस करते हो, जबकि ये क्वेश्चन जो है इसमें कहीं पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट यूज हुआ क्या? कहीं पे भी यूज नहीं हुआ। ये डेल्टा वाला पार्ट कहीं पे भी यूज नहीं हुआ, मगर डेल्टा आप फिर भी निकाल सकते थे। डेल्टा आप फिर भी निकाल सकते थे। जरा डेल्टा का इक्वेशन भी डिस्कस करते हैं। डेल्टा का इक्वेशन भी डिस्कस करता हूं। आपने पढ़ा होता है डेल्टा इज इक्वल टू T टाइम्स साइन ऑफ I माइनस आर डिवाइडेड बाई कॉस आर। अब अगर मैं बात करूं, आप समझो यहां पे डेल्टा इज इक्वल टू, मैं थोड़ा यहां पे बताता हूं, आप चेक करते जाओ। तो अगर मैं फर्दर बात यहां पे करूं, तो आपके पास डेल्टा का इक्वेशन यही होता है ना। अब अगर मैं बात यहां पे करूं, तो आपका जो डेल्टा होगा इट इज इक्वल टू टी अपनी जगह पे, रादर टी का वैल्यू तो 1 है, टी का वैल्यू 1 है, तो चलो 1 पुट करते हैं। तो डेल्टा का भी वैल्यू देखते हैं किसके बराबर आएगा। डेल्टा इज इक्वल टू टी का वैल्यू 1 है, तो मैंने 1 पुट कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय आपके पास साइन I माइनस आर है। आपका I का वैल्यू 30 है और R का वैल्यू 15 है, तो साइन 15 आ जाएगा। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे साइन I का वैल्यू 30 है, 30 माइनस 15, क्योंकि R 15 है, 30 माइनस 15 आपका 15 होगा, तो बनेगा साइन 15 डिग्री। डिवाइड किससे हो जाएगा? समझो मैं क्या बोल रहा हूं। डिवाइड किससे हो जाएगा? कॉस 15 डिग्री से। तो आप लिख सकते हो ना, डेल्टा इज इक्वल टू, ये आपके पास बन जाएगा tan 15 डिग्री।
लेटरल डिस्प्लेसमेंट आपका निकल गया। अब अगेन आप tan 15 डिग्री को आप यहाँ स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन वगैरह यूज कर सकते हो, बट फिलहाल के लिए अगर मैं यहाँ पर बताऊँ आपका डेल्टा tan 15 डिग्री के बराबर निकल गया। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा, क्योंकि इस वाले यहाँ पर जो आपका डेल्टा होता है ये तो सिर्फ आपका यहाँ पर आई और सिंपली अगर हम बात करें ये तो आपके सिंपली यहाँ पर आई और आर का फंक्शन होता है, यहाँ म्यू कहीं पे आपको दिखेगा नहीं। तो ये आपका इक्वेशन था डेल्टा का, और डेल्टा भी हमने यहाँ पे क्या निकाल दिया, हमने tan 15 डिग्री निकाल दिया। होपफुली इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। म्यू का वैल्यू हमने निकाल दिया, म्यू का वैल्यू 2 cos 15 था, वो भी हो गया। तो आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में हर एक फैक्टर जो है वो इवैल्यूएट आपका हो गया। होपफुली इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की मैं बात करता हूं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में जैसे कि आप देख सकते हो, लाइट रे इज इंसिडेंट एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास स्फीयर, और ग्लास स्फीयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 देकर है। अच्छा, जब आपका लाइट रे स्ट्राइक करेगा ना ग्लास स्फीयर को, तो कुछ ना कुछ एंगल पे स्ट्राइक करेगा विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, दैट इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको यहाँ पर 60 डिग्री देकर है। तो चलो पहले इस सिनेरियो को ड्रॉ करते हैं। आपके पास सिंपली एक यहाँ पर ग्लास स्फीयर है, आपके पास सिंपली एक यहाँ पर ग्लास स्फीयर आपको देकर है, ये आपका ग्लास स्फीयर है, और आप देख रहे हो कि लाइट आपका यहां पर इस ग्लास स्फीयर पे इंसिडेंट हो रहा है। अब किस एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है, 60 डिग्री पे। तो आपको नॉर्मल ड्रॉ करना होगा, क्योंकि 60 डिग्री एंगल जो लोगे वो तो नॉर्मल के साथ लोगे ना। तो आप क्या करोगे, आप एग्जैक्टली इस ग्लास स्फीयर का सेंटर लोकेट कर दो। आप इस ग्लास स्फीयर का सेंटर लोकेट कर दो। आपने सेंटर लोकेट कर दिया, सेंटर से डॉटेड लाइन शुरू कर दो डालना इस पॉइंट तक जहां पर आपका लाइट क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, क्योंकि वही फिर जो डॉटेड लाइन है आपका क्या बन जाएगा, नॉर्मल बन जाएगा। तो अगेन आप देख सकते हो मैं डॉटेड लाइन यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। तो मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दिया, ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अच्छा, आपकी लाइट रे जो है ना उसका एक्चुअल पाथ तो ये होने वाला था। आपकी लाइट रे का एक्चुअल पाथ अगर मैं बात करूं तो वो तो ये आपके पास होने वाला था, ये तो ओरिजिनल पाथ था। मगर आपकी लाइट रे यहां पर बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल, क्योंकि लाइट रे एयर से कहां जा रही है, ग्लास के मीडियम में, फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो लाइट रे कहां की तरफ बेंड होती है, वो बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो आप देख सकते हो कि आपकी लाइट रे यहां पे बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, लाइट रे बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये देख लो। तो अब फर्दर क्वेश्चन देखते हैं। फिलहाल के लिए तो इतना देकर था ना, हमें ये देकर है कि एग्जैक्टली एंगल आई बन रहा है, हमें ये देकर है कि यहां पर आपके पास एयर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, हमें ये देकर है कि ग्लास स्फीयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो √3 के बराबर है। ये इंफॉर्मेशन तो देकर है ना। तो फर्दर देखते हैं, फर्दर क्वेश्चन क्या आपसे पूछता है कि इट इज रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड एट द फार्दर सरफेस ऑफ द स्फीयर। फार्दर सरफेस, ये तो आपके पास ये वाला सरफेस है जहां पर लाइट इंसिडेंट थी, इसी सरफेस के रिलेटेड फार्दर सरफेस आपका ये होगा। अब इस सरफेस पे क्या हो रहा है, आपकी लाइट रे जब इस सरफेस पे इस पॉइंट पे पहुंच जाती है ना, लाइट रे यहां पे रिफ्रैक्ट भी हो जाती है और रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। रिफ्लेक्ट भी और रिफ्रैक्ट भी, दोनों चीजें हो रही है, दोनों चीजें हो रही है। तो अगेन आप शुरू करो डॉटेड लाइन ड्रॉ करना, नॉर्मल ड्रॉ कर दो। पहले नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब समझो यहां पर आपके पास यहां पर लाइट क्या कर रही है, वो तो रिफ्रैक्ट भी कर रही है। रिफ्रैक्ट का मतलब लाइट बाहर भी जा रही है और रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन अंदर ही होगा ना। रिफ्लेक्शन जब होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है ना। तो अगर आपके पास यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेट अस सपोज मैं आर बोल रहा हूं, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आर होगा ना। तो आप देखोगे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो यहां पर होगा आपके पास, वो भी आर ही होना चाहिए। तो ये भी आपका यहां पर क्या होना चाहिए, ये आर होना चाहिए। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। फर्दर आप देख सकते हो कि लाइट यहां पे बाहर भी जा रही है। बाहर जाने का मतलब ही हो गया ना रिफ्रैक्ट, क्योंकि अगर आपकी लाइट रे फॉर एग्जांपल इसी स्फीयर के अंदर रह जाती, आप बोलते सिर्फ रिफ्लेक्शन हो रहा है, मगर आपकी लाइट रे इमर्ज हो रही है बाहर भी। तो इमर्ज हो रही है बाहर भी, और उस चीज को भी आप रिफ्रैक्शन बोलते हो, क्योंकि लाइट का एक्चुअल पाथ अब तो ये रेड कलर का बना था। अब यहां पर लाइट जब आपकी डेंसर टू रेयरर जाएगी ना, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल का मतलब होगा कि ये आपकी लाइट रे इस डायरेक्शन में जाएगी, ये आपकी लाइट रे इस डायरेक्शन में जाएगी, इमर्जेंट रे। और आप देख सकते हो लाइट रे इज मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये आपके पास एंगल ऑफ इमर्जेंस है, एंगल ऑफ इमर्जेंस है। चलो थोड़ा सा समझते हैं पहले, यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन को समझते हैं। अगर आपके पास ये आर एंगल है, ये भी आर होगा ना,
ज्योमेट्री है। क्यों आर होगा? क्योंकि आप देख सकते हो ये रेड कलर का लाइन और ये डॉटेड लाइन जो है ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्यों है आइसोसेलेस ट्रायंगल? क्योंकि ये वाला साइड और ये वाला साइड आपके स्फीयर का रेडियस ही है ना। तो अगर ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, इनका मेजरमेंट सेम होगा, तो दो साइड्स का मेजरमेंट सेम है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपके जो एंगल्स अपोजिट टू द साइड्स होते हैं ना, इक्वल साइड्स, वो इक्वल होते हैं। तो आप बोल सकते हो ये भी आर है और ये भी क्या होगा, ये भी आर होगा। तो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये कि हम आर को निकाल सकते हैं आराम से। आप स्नेल्स लॉ यूज करो। अच्छा, अगर आर का वैल्यू यहां पर जो, अगर ये आर है, ये भी आर है, अगर ये आर है और ये भी आर है, तो ये भी ऑटोमेटिकली आई होगा ना बाई सिमेट्री। तो ये भी ऑटोमेटिकली आपका आई के बराबर होगा। और आई किसके बराबर है? 60 डिग्री। तो आई किसके बराबर है आपका? 60 डिग्री। आप देख लो, मुझे यहां पर सॉल्व ही नहीं करना पड़ा, मैंने डायरेक्ट यहां पर ई का वैल्यू निकाल दिया। तो चलो अब आर का वैल्यू भी फाइंड करते हैं। चलो स्नेल्स लॉ यहां पे अप्लाई करते हैं। स्नेल्स लॉ आपको ये कहता है कि पहले आप इस मीडियम में हो ना, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने 1 लिख दिया। अच्छा, इस मीडियम में नॉर्मल के साथ कितना एंगल बन रहा है? 60 डिग्री। तो आप साइन ऑफ 60 डिग्री लिख दो। तो मीडियम 1 की बात हो गई। अब आप ग्लास में हो ना, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3। अच्छा, ग्लास में नॉर्मल के साथ कितना एंगल बन रहा है? आपका ये वाला रेड कलर का रे है, तो आपके नॉर्मल के साथ आर एंगल बन रहा है, तो आप साइन आर लोगे। अच्छा, साइन 60 होता है √3/2। ये आपका √3 यहां पर आ जाएगा और यहां पर साइन आर आपके पास आ जाएगा। √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा। आपका साइन आर जो है वो 1/2 के बराबर है। 1/2 का मतलब ये आपका साइन ऑफ 30 डिग्री हो जाएगा। अगर ये आपका साइन 30 डिग्री है तो आर का वैल्यू कितना होगा? 30 डिग्री होगा। तो अगर आर का वैल्यू 30 है, अगर आर का वैल्यू 30 है, तो ये आपके पास यहां पर क्या होगा? ये आपके पास 30 डिग्री होगा। ये जो आर है आपके पास, ये 30 डिग्री होगा। अब बचा कौन सा एंगल? आपका कौन सा एंगल बच रहा है यहां पे? आपका ये वाला एंगल बच रहा है। अब जरा देख लो, फाइंड द एंगल, समझो, फाइंड द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, इनके बीच का एंगल बहुत आसान है निकालना, क्योंकि ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है। ये डॉटेड लाइन को जरा देख लो, ये डॉटेड लाइन को जरा देख लो, ये आपका स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट पे कितना एंगल सबटेंड करेगा? 180 डिग्री। बिकॉज एंगल सबटेंडेड बाय अ स्ट्रेट लाइन एट अ पॉइंट, इट इज 180 डिग्री। तो आपके पास ये जो डॉटेड लाइन है, ये इस पॉइंट पे, चलो मैं पॉइंट का नाम करता हूं, मैं पॉइंट का नाम यहां पे देता हूं, लेट इट बी पॉइंट ओ। पॉइंट ओ पे आपका कितना एंगल सबटेंड होगा? 180 डिग्री सबटेंड होगा। कहने का मतलब आपका यहां पर ये आर एंगल प्लस, चलो इसको मैं x यहां पे नेम करता हूं, तो r प्लस एक्स प्लस ई जो आपके पास है, ये 180 के बराबर होना चाहिए। ये जो तीन एंगल्स है यहां पे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन तीन एंगल्स का समेशन 180 के बराबर होना चाहिए। अच्छा, r का वैल्यू जरा देख लो, 30 डिग्री। x का वैल्यू वो तो निकालना है, e का वैल्यू 60 डिग्री किसके बराबर है आपके पास? 180 डिग्री के बराबर है। तो अगर मैं बात करूं तो x प्लस 90 आपके पास 180 डिग्री है, तो x का वैल्यू आपके पास 90 डिग्री आ रहा है। हो गया। आप देख सकते हो कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर दिया। और अगेन ये वाला पार्ट सिमेट्री से पता चला कि E इज इक्वल टू 60 डिग्री। या आप क्या कर सकते थे, R का वैल्यू निकला ना 30, अगर R का वैल्यू 30 निकला, ये R भी क्या होगा? 30। अगर ये 30 है और एक बार स्नेल्स लॉ अप्लाई करो और E का वैल्यू फाइंड करो, बाय सिमेट्री ये 60 ही आ जाएगा। तो अगेन क्वेश्चन बहुत छोटा है, बट अगर आपको स्नेल्स लॉ अच्छे से आता है अप्लाई करना, तो स्नेल्स लॉ को अप्लाई किया करो बहुत अच्छे से, और फिर उसके बाद आप देखा करो कि फाइंड क्या करना है। तो आप देख सकते हो कि पहले मैंने सारे अननोन्स फाइंड करने की कोशिश की, आर को फाइंड करा, आर को फाइंड करने के बाद ये आर पता चला, ई को फाइंड करा, ये अननोन्स थे मेरे, इनको एग्जैक्टली यहां पर नोन बनाने के बाद मैंने एक्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व किया, मैंने एक्स को इवैल्यूएट किया जिसका वैल्यू 90 डिग्री आया। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की मैं बात करता हूं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में आपको सिंपली देकर है कि स्मॉल ऑब्जेक्ट, तो आप एक ऑब्जेक्ट लोगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लो, आप एग्जैक्टली उसको एक सिलेंडर बीकर, आप सिलेंड्रिकल बीकर एक लेते हो और सिलेंड्रिकल बीकर के बॉटम पर आप ऑब्जेक्ट को रखते हो और अदर बॉटम के सेंटर पर आप ऑब्जेक्ट रखते हो। चलो इस सिनेरियो को पहले मैं ड्रॉ करता हूं, आप देखते जाओ, मैं एग्जैक्टली सिनेरियो को ड्रॉ करता हूं। आपके पास एक बीकर आपको देकर है, तो ये मैं बीकर एक ले रहा हूं, सिलेंड्रिकल बीकर आपको देकर है, ये आपका सिलेंड्रिकल बीकर है यहां पे।
ये आपका सिलेंड्रिकल बीकर है यहां पे, ये आपका सिलेंड्रिकल बीकर है और इस सिलेंड्रिकल बीकर में आपने इसको कंप्लीटली फिल कर दिया है वाटर से, कंप्लीटली आपने इसको फिल कर दिया है वाटर से। तो आप देखते जाओ, आप देखते जाओ, ये आपका सिलेंड्रिकल बीकर है, ये आपका सिलेंड्रिकल बीकर है और आपने इसको कंप्लीटली वाटर से फिल कर दिया है। जितना डायग्राम आप एक्यूरेटली बनाओगे ना उतना आपको एग्जैक्टली फील आ जाएगा क्वेश्चन में कि आप कर क्या रहे हो, निकाल क्या रहे हो, वरना आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर देते हो और क्वेश्चन को आप गलत कर देते हो। तो उस चीज़ का आप टेक केयर करोगे। तो कंप्लीटली आप इसको फिल कर रहे हो, आप कंप्लीटली इसको फिल कर रहे हो, आप कंप्लीटली इसको फिल कर रहे हो। और अब बॉटम तो ये होगा आपका, और बॉटम के सेंटर पर आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हो, तो ये आपका ऑब्जेक्ट होगा, तो ये आपका यहां पर ऑब्जेक्ट होने वाला है, तो ये आपका यहां पर ऑब्जेक्ट है। डायग्राम का बहुत टेक केयर कर रहा है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नया कुछ सीखने वाले हो तो आराम से बस देखते जाओ। यहां पर आपको सिंपली एक ऑब्जेक्ट देकर है और वो एग्जैक्टली आपके इस बीकर के बॉटम वाले सरफेस पर है, रादर बॉटम के सेंटर पर है आपका ऑब्जेक्ट। अच्छा जरा फर्दर देख लो, सिलेंडर का आपको डायामीटर 6 सेंटीमीटर देकर है और हाइट कितना देकर है 4, तो कहने का मतलब यहां पर आपका हाइट 4 सेंटीमीटर है। ये हाइट जो आपके पास यहां पर है ये आपका 4 सेंटीमीटर है, ये आपका 4 सेंटीमीटर है, ये आपका हाइट है, यहां पे ये आपका हाइट है। और डाया की अगर बात करें, अगर डाया की मैं बात करूं तो रेडियस तो डाया का हाफ होता है, आपका यहां पर डाया देकर है 6 सेंटीमीटर, रेडियस कितना होगा 3 सेंटीमीटर। तो डाया आपको देकर है, मैं लिख रहा हूं कि आपको डायामीटर देकर है, डाया आपको सिंपली 6 सेंटीमीटर देकर है, तो आपका जो रेडियस होगा वो तो डाया का हाफ होगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, समझो। कंसिडर द लाइट रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट से ऑब्वियसली लाइट रे निकलेंगी, वो लीव करेंगी, और एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज उठ रही है वो आपके बीकर को लीक कर, सॉरी वो आपके बीकर को लीव कर रही है थ्रू अ कॉर्नर। तो आपको एक लाइट रे कहां से दिखानी है, कॉर्नर से, तो एक लाइट रे आप यहां पे कॉर्नर से दिखाओगे। तो आप देख सकते हो ये लाइट रे, अगर एक लाइट रे में दिखाऊंगा वो तो कॉर्नर से जानी चाहिए, तो ये एग्जैक्टली आपके पास लाइट रे है। ये लाइट रे आप देख सकते हो। अब इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, मुझे एग्जैक्टली यहां पर इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना है। अगर आपके पास, लेट अस अज्यूम ये आपके पास सिलेंडर है ना, ये आपके पास सिलेंडर है, इस सिलेंडर का अगर मैं किसी भी सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ करना चाहूं, कहीं भी कर्व सरफेस पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करना चाहूं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एग्जैक्टली सरफेस पर आप नॉर्मल कैसे डाल सकते हो, आपको बस इस फॉर्म से नॉर्मल ड्रॉ करना है, ये सरफेस का नॉर्मल होगा। कहने का मतलब अगर आपके पास लेट अस सपोज ये आपका सिलेंडर है, ये आपका सिलेंडर का सरफेस है ना, आपको सिलेंडर के सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो आप सिंपली ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करते हो, सिंपल। तो मैं यहां पे दिखाता हूं, अगर आपको एग्जैक्टली यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करना है ना, नॉर्मल आपका देख लो, आपका तो ये सरफेस है ना, ये सरफेस है, ये ऊपर वाला सरफेस है, इस सरफेस पर अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे वो इस स्टाइल का होगा नॉर्मल। तो आप जो यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे ना, वो नॉर्मल एग्जैक्टली आपका ये होने वाला है। आप देख लो, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था, ये नॉर्मल मैंने एग्जैक्टली क्यों डाल रहा हूं इस तरीके से, क्योंकि ये नॉर्मल है आपके इस वाटर के इस ऊपर वाले सरफेस का, ये नॉर्मल है। तो ये आपका नॉर्मल डालने का स्टाइल है। बस ये वाला पार्ट आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने नॉर्मल कैसे ड्रॉ किया, बाकी ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अब जरा देख लो, आपका लाइट रे तो वाटर में है, डेंसर मीडियम में है, यही लाइट रे एयर में जाना चाहता है, तो ये लाइट रे जब आपकी एयर में जाएगी ये बेंड कहां करेगी, टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। लाइट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। जब लाइट रे आपका डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जाएगा ना, आपका लाइट रे जो है वो बेंड करेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आपका जो लाइट रे यहां पर है, जो लाइट रे आपका यहां पर है, वो बेंड करेगा बट अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो उसका स्टाइल कुछ इस फॉर्म का होने वाला है।
ये आपका लाइट रे ऐसे बेंड कर रहा है, तो अगेन यहां पर आपका कुछ ना कुछ एंगल बनेगा ना, यहां पर कुछ ना कुछ एंगल बनेगा ना, ये एंगल आप निकाल सकते हो, ये एंगल आप निकाल सकते हो, मैं दिखाऊंगा अभी कैसे। अगर आपका ये एंगल निकल गया तो आप ये एंगल भी निकाल सकते हो यूजिंग स्नेल्स लॉ, क्योंकि आपको म्यू देकर है इसका, आपको म्यू देकर है इसका, कि इसका जो म्यू है वो सिंपली 4/3 है। हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को सॉल्व करेंगे, बट अभी पहले इंपॉर्टेंट है डायग्राम बनाना। तो अगेन आप देख सकते हो, कंसिडर द लाइट रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लीविंग द बीकर थ्रू अ कॉर्नर। मैंने निकाल दिया कॉर्नर से लाइट रे को, आप देख सकते हो, और लाइट रे अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है, क्योंकि यहां पर लाइट रे ट्रेवल कर रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। तो आप देख सकते हो कि यहां पे कुछ ना कुछ एंगल सबटेंड होगा, वो एंगल हम आगे स्नेल्स लॉ से निकालने वाले हैं। फर्दर देखते जाओ, दिस रे एंड द रे, तो आपको कंसिडर एक कौन सी लाइट रे करनी है, ये कॉर्नर वाली लाइट रे आपको कंसिडर करनी है, और दूसरी रे कौन सी कंसिडर करोगे, दूसरी रे आपके पास जो होगी दैट विल बी अलोंग द एक्सिस ऑफ बीकर, दैट विल बी अलोंग द एक्सिस ऑफ बीकर। तो कहने का मतलब दूसरी रे आपकी एग्जैक्टली यहां से होने वाली है, अलोंग द एक्सिस ऑफ बीकर। तो वो आपके पास एक्सिस ऑफ बीकर ये है, ये आपकी दूसरी रे है, तो दूसरी रे आपकी एग्जैक्टली इसी बीकर के अलोंग होने वाली है, एक्सिस के अलोंग सॉरी होने वाली है, ये आपकी रे होने वाली है। यहां से मैंने तो डॉटेड दिखाया, तो आप एग्जैक्टली देख सकते हो कि एक रे तो कॉर्नर से जा रही है और दूसरी रे इसी एक्सिस के अलोंग आपकी जाने वाली है। इस चीज का आप टेक केयर करोगे तो आपके पास दो रेज है ना, अब आपके पास एग्जैक्टली ये दो रेज है, एक रे यहां की तरफ जा रही है, दूसरी रे डायरेक्ट जाएगी। देख लो, जब तक आपकी रे किसी एंगल पे ना पड़ेगी इस सरफेस पर, तब तक आपकी रे रिफ्रैक्ट नहीं करेगी। आपकी रे तो परपेंडिकुलरली जा रही है ना इस सरफेस पे, तो ये रे एग्जैक्टली आपकी यहां पे रिफ्रैक्ट नहीं करेगी, रे बेंड नहीं होगी। और एक चीज सीख रहे हो तो फर्दर आप देख लो, ये आपके पास यहां पर आपको लाइट रे लेनी पड़ेगी, ये आपके पास लाइट रे, ये आपके पास लाइट रे है, और आप देख सकते हो ये दो लाइट रेज है। तो अब कौन कौन सी लाइट रे, समझो समझो समझो, आपके पास एक तो ये वाली रे है, ये तो रिफ्रैक्ट होगी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ये 90 डिग्री पे यहां पे हिट कर रही है, ये तो रिफ्रैक्ट होगी नहीं। मगर दूसरी रे ये है ना ब्लैक कलर की, और ये आपको लग रहा है कि एज इफ ये ब्लैक कलर की रे जो है एक तो रिफ्रैक्ट हो गई है, मगर आपको एग्जैक्टली जो ऑब्जर्वर यहां पर होगा, जो ऑब्जर्वर चीजों को यहां से एनालाइज कर रहा होगा ना, उसको नहीं लगेगा कि ये रे जो एग्जैक्टली है, उसको लगेगा कि वो नीचे से आई है कि ऊपर से आई है, उसको लगेगा कि एज इफ ये रे कहीं ऊपर से आई है, और जहां से इसको ये रे लगेगी ना ऊपर से आई है, वहीं पे इसको लगेगा ऑब्जेक्ट है। तो आपका ऑब्जेक्ट, उसको जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट नीचे नहीं दिखेगा, ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट थोड़ा एलिवेट होकर दिखेगा। तो कहने का मतलब आप यहां पर इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दो, और एग्जैक्टली जब आपने बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दिया, आप देख रहे हो कि एक्चुअल में इंटरसेक्शन यहां पे हो रहा है। एक बार और देख लो, ये आपके पास ऑब्जर्वर यहां पर है, ऑब्जर्वर को एग्जैक्टली इमेज दिखेगी, उसको ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। अब इमेज कहां पे फॉर्म होगी, जहां पर आपकी दो रेज जो है इंटरसेक्ट करेंगी, फिर वो रिफ्लेक्टेड हो या वो रिफ्रैक्टेड हो। देख लो अगेन, जरूरी नहीं है कि रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो मीट करेंगी तो इमेज मिलेगी, नहीं, रिफ्रैक्टेड रे भी तो आपको इमेज दे सकती है। जहां पर दो रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली मीट करेंगी या वो अपीयर करेंगी कि वो मीट हो रही है, आप बोल सकते हो कि वहां पर आपकी इमेज होगी। अब यहां पर ये तो एक रे है आपके पास, ये रे रिफ्रैक्ट वगैरह कुछ नहीं कर रही है, तो इसका स्टाइल तो यही रहेगा। मगर ये वाली रे आपकी रिफ्रैक्ट कर रही है ना, जो ऑब्जर्वर यहां पर है उसको ये नहीं लगेगा कि रे नीचे से आ रही है, उसको लगेगा कि रे जो है वो यहां से आ रही है। बट एक रे ये है, दूसरी रे ये है, इन दोनों का इंटरसेक्शन एक्चुअली इस ऑब्जेक्ट का क्या देता है, इमेज। तो इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है ये थोड़ा एलिवेट हो चुका है। कितना एलिवेट हुआ है वही तो आपको यहां पर बोलना है, आपको तो एपेरेंट डेप्थ को फाइंड करना है, वही मैं आपको बताने वाला हूं। एपेरेंट डेप्थ का मतलब आपको ये वाला पार्ट फाइंड करना है। अब इस वाले पार्ट को फाइंड करते हैं सिंपली। अब यहां पे मैं कुछ फॉर्मूले वगैरह यूज करूंगा, स्नेल्स लॉ यूज करूंगा, और हम इसका आंसर निकाल देंगे। तो देखते जाओ देखते जाओ। अगर मैं बात यहां पे करूं, आपके पास ये आर होगा ना, आप चेक कर लो, ये जो आपके पास यहां पर है, ये जो आपके पास है, ये तो 3 सेंटीमीटर होगा रेडियस, 3 सेंटीमीटर। अच्छा, ये वाला पार्ट अगर मैं बात करूं, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। जरा इस ट्रायंगल की बात करो, देख लो, इस ट्रायंगल की बात करो, इस ट्रायंगल की बात करो। मैं बना रहा हूं यहां पे, मैं इसका नेम दे रहा हूं, लेट इट बी ए, लेट इट बी बी, लेट इट बी सी।
ट्राइंगल एबीसी में आप थीटा निकाल सकते हो ना, ये वाला एंगल, तो लेट इट बी थीटा। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे, चलो यहां पे लिखता हूं, पॉइंट नंबर 1 ट्राइंगल एबीसी ले रहा हूं। अच्छा, आप देख सकते हो इस थीटा का अपोजिट वाला साइड पता है, इस थीटा का एडजेसेंट साइड पता है, हाइपोटेन्यूज आप निकाल सकते हो ना। यहां पर आपके पास अगर ये 4 है, ये 3 है, पाइथागोरन ट्रिपलेट, ये आपका 5 बन जाएगा, ये आपका 5 बनेगा। तो थीटा के लिए आप देख लो, इस ट्रायंगल में आप साइन थीटा भी निकाल सकते हो। साइन थीटा किसके बराबर? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर का वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू थीटा देख लो, वो 3 है, और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू जरा देख लो, वो 5 है। आप यहां पर cos थीटा भी निकाल सकते हो, विच इज अगेन योर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। जरा बेस का वैल्यू देख लो, 4 होगा वहां पे, और आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो अगेन आपका 5 होगा। tan थीटा इट इज सिंपली परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर का वैल्यू देख लो 3 है, और बेस का वैल्यू अगर आप देखोगे तो वो 4 है। तो ये आपके पास यहां साइन कॉस टैन आ गया। अब स्नेल्स लॉ की बात करता हूं। स्नेल्स लॉ में अगर हम बात करेंगे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो आप इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करो ताकि आप ये वाला एंगल फाई निकाल सको, ये वाला एंगल फाई निकाल सको। जब आपका ये वाला एंगल फाई निकलेगा ना, ऑटोमेटिकली ये एंगल भी फाई होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस है ना। अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये आपका ट्रांसवर्स बनेगा, ये एंगल और ये एंगल सेम होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो आपको फाई निकालना है ना पहले, तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, जरा स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। यहां पर आपका रे जा रहा है ना, तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 4/3। पहले इस मीडियम की बात करता हूं, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 4/3 है। अच्छा, जरा यहां पर एंगल देख लो, थीटा है ना, मगर आप साइन लेते हो ना इस एंगल का, तो आप साइन थीटा लोगे। इट इज इक्वल टू बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बाहर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर है, 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय साइन। नॉर्मल के साथ कितना एंगल बन रहा है? नॉर्मल के साथ कितना एंगल बन रहा है? 5 बन रहा है, तो आप यहां पे साइन 5 लिख दोगे। अच्छा, जरा देख लो, साइन थीटा का वैल्यू 3/5 था, तो 4/3 अपनी जगह पर, मल्टीप्लाई किससे करोगे? 3/5 से, 3/5 से मल्टीप्लाई करोगे, और यही आपका क्या आ जाएगा? साइन 5। तो आप देख सकते हो ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाता है। आपका जो साइन 5 है वो किसके बराबर? 4/5 के बराबर। ये पार्ट इंटरेस्टिंग है, मैं दिखाता हूं क्यों। आपका साइन 5 4/5 के बराबर आया ना, आप यहां पे साइन 5 की मदद से tan 5 cos 5 निकाल सकते हो ना। देख लो कैसे। साइन 5 होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, आपका परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, बेस ऑटोमेटिकली क्या बनेगा? 3, पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो आपका बेस का वैल्यू यहां पर किसके बराबर? 3। तो आप लिख सकते हो यहां पे cos 5 इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस का वैल्यू कितना है आपके पास? 3। हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना है? 5। आप सीखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे एंट्रेंस में ये चीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आपकी वैल्यूज है ना, इनको इस तरीके से निकालना वगैरह, ये बहुत जगह यूज होता है, बहुत ही ज्यादा जगह यूज होता है। तो ये तो आपको आइडिया होना चाहिए, एंट्रेंस में पढ़ रहे हो तो आपके पास cos 5 निकल गया। जरा tan 5 की बात करो, tan 5 की बात करो। tan 5 आपका परपेंडिकुलर बाय बेस होगा। परपेंडिकुलर का वैल्यू जरा देख लो, परपेंडिकुलर यहां पर आपका 4 है, तो परपेंडिकुलर 4 है, बेस आपका यहां 3 है, 4/3 आपका tan 5 आ जाएगा। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। तो अब अगर मैं बात करूं, सारा तो निकल गया ना, अब आ जाओ लास्ट वाले पार्ट पे। आपको निकालना क्या है? एपेरेंट डेप्थ। ये आपका एपेरेंट डेप्थ होने वाला है, ये आपका एपेरेंट डेप्थ होने वाला है, जो मैं दिखा रहा हूं, ये आपका एच एपेरेंट होने वाला है, ये आपका एपेरेंट डेप्थ होने वाला है। अच्छा, ये अगर एपेरेंट डेप्थ है, ये आपका फाई है, ये आपका एपेरेंट डेप्थ है, ये आपका फाई है। आराम से देख लेना, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला ट्रायंगल, ये जरा ट्रायंगल देख लो। इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, इस ट्रायंगल में आपको 3 पता है, एपेरेंट डेप्थ निकालना है। ये फाई के रिलेटेड एक ये वाला आपका सिंपली परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, और फाई के रिलेटेड ये क्या बन जाएगा? ये आपका बेस बन जाएगा। इस वाले फाई, ये फाई और ये फाई जो है ना, ये वाला फाई और ये वाला फाई, ये तो सेम है, और हमने तो tan 5 पहले ही निकाला है 4/3 के बराबर, बिल्कुल सही। अब क्वेश्चन यहां पर ये है, आप समझो इसको, कि आपके पास एग्जैक्टली ये फाई, ये तो ट्रायंगल बन रहा है ना, और इस ट्रायंगल में अगर आप tan 5 निकालने की कोशिश करोगे, tan 5, क्योंकि tan को ही क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि ये जो फाई है, ये फाई यहां पर परपेंडिकुलर और बेस को रिलेट करना चाहिए, तो आप tan को यूज करोगे, tan ही आपका बेस और परपेंडिकुलर को रिलेट करता है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल के लिए tan 5 लिखूं, इस ट्रायंगल के लिए अगर मैं यहां पर tan 5 की बात करूं, तो tan 5 किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 3, और बेस कितना है आपका? एच एपेरेंट।
मगर tan phi का वैल्यू पहले ही निकाला था ना 4/3, तो इक्वेट कर सकते हो ना इसको 4/3 के। तो आप यहां पर क्या करो, मैं बोल सकता हूं 3 × 3 आपका 9 आएगा, इट इज इक्वल टू 4 × H apparent। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस 3 को यहां ट्रांसपोज किया, H apparent को यहां ट्रांसपोज किया, 9 आपका 4 टाइम्स H apparent आ गया। तो H apparent किसके बराबर होगा? 9/4 के बराबर। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना, उनने फॉर्मूला याद रखा है। उनने फॉर्मूला क्या याद रखा है एपेरेंट हाइट का, कि H apparent इट इज इक्वल टू हाइट ऑफ बीकर डिवाइडेड बाई म्यू। जरा ट्राई करो, इसी फॉर्मूला को यूज करो और यही आंसर निकाल के दो, नहीं निकलेगा। क्योंकि ये फॉर्मूला जो आप यूज करते हो ना, ये एक स्पेशल केस है और उसको आप नॉर्मल शिफ्ट की बात, नॉर्मल शिफ्ट के कॉन्सेप्ट से समझते हो। और अगेन मैंने अभी वो नहीं लिया हुआ है, बट नेक्स्ट टॉपिक मैं लेने वाला हूँ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूँ रिफ्रैक्शन अबाउट कर्व्ड सरफेस। और जब आप रिफ्रैक्शन अबाउट कर्व्ड सरफेस पढ़ोगे, उसी कर्व को मैं आगे जाके फ्लैट बना दूंगा, और जब हम फ्लैट सरफेस की बात करेंगे तब हम इस फॉर्मूला का बात करेंगे। तो अभी के लिए आप देखो कि जब आपका ऑब्जर्वर कॉर्नर से एनालाइज कर रहा होता है ना, तब ये फॉर्मूला यूज नहीं होगी। हाँ, अगर आपका ऑब्जर्वर यहां से एनालाइज कर रहा होता तब ये फॉर्मूला यूज होती। ये पूरा क्लियर रहना चाहिए। तो आप देख सकते हो पूरा तो ज्योमेट्री पे बेस्ड है ना। मैंने डायग्राम बहुत अच्छे से बनाया, डायग्राम का टेक केयर किया। बाकी आप देख सकते हो कुछ मुश्किल था नहीं। यहां पे पहले थीटा तो डायरेक्ट निकल गया। मैंने थीटा की, अगेन आप सोच रहे होंगे मैंने क्यों ये सारा निकाला। जब भी आप साइन थीटा निकालते हो ना, आपने उधर ही कॉस भी निकाला करो, टैन भी निकाला करो, मेक इट अ हैबिट। क्योंकि जब आप ये सारे वैल्यूज निकालते हो, कभी भी कहीं पे भी यूज हो सकते हैं। मेरा ये अप्रोच रहा, आप इसी क्वेश्चन को अपने दूसरे अप्रोच से सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन को 3 से 4 अप्रोच है सॉल्व करने के। तो अगेन आप इस चीज का टेक केयर करो। फिर मैंने यहां पर थीटा निकाला, फिर स्नेल्स लॉ को यूज करके फाई निकाला तो मुझे तो साइन फाई मिल गया। साइन फाई मिला ना, मैंने कॉस भी निकाला, टैन भी निकाला, मैंने दोनों निकाल दिए वहां पे। और जब मैंने यहां पे सारा निकाला एग्जैक्टली tan phi वगैरह, तो फिर मैंने देखा कि यहां पर एक ट्रायंगल बन रहा है। ये फाई एंगल ही है, क्यों? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो ये जो फाई एंगल है, तो मैंने इस ट्रायंगल में tan phi निकाला। अब आप सोच रहे हो कि tan ही क्यों लिया। ये वाला पार्ट मुझे मत पता है कि ये कितना है। अगर ये पता होता ना मुझे ये कितना है एग्जैक्टली ये वाला पार्ट, मैं तो डायरेक्टली यही वाला पार्ट लेता, मैं साइन को यूज करता, कॉस को यूज करता। बट मुझे ये वाला पार्ट नहीं पता, तो मैंने एग्जैक्टली इन दो साइड्स को रिलेट किया। क्योंकि ये इंटरेस्टेड साइड है, ये तो गिवन साइड है। इन दो साइड्स को यूज करके tan phi का वैल्यू 3/h apparent, मगर tan phi तो पहले भी निकला था 4/3 के स्टाइल में, तो उसको 4/3 के स्टाइल में पुट किया। आपका h apparent 9/4 सेंटीमीटर आंसर आ रहा है। तो मैंने 3 इलस्ट्रेशंस इस वीडियो में दिखाई। अगर आप ये इलस्ट्रेशंस को अच्छे से फॉलो करोगे, मुझे नहीं लगता कि अगर आप ऑप्टिक्स जितना मैंने दिखाया अभी तक, तो मैं तो अभी आगे और कंटिन्यू करूंगा। और आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन से पहले, मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन से पहले, और जेई वालों के लिए मैं कोशिश तो कर रहा हूं कि ऑप्टिक्स के और वीडियोज इस पर अपलोड करूं। तो जब हो जाएगा, जब एग्जैक्टली और कुछ हो जाएगा तो मैं अपलोड कर दूंगा। बट फिलहाल के लिए जो नीट के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली उनके लिए, अगर वो इस चीज़ को फॉलो करेंगे, ऑप्टिक्स से वो डिसअपॉइंट नहीं हो जाएंगे। क्योंकि ऑप्टिक्स मैंने जितना पढ़ा है दैट इज मोर देन सफिशिएंट मेरे हिसाब से। और अगर आप थोड़े कुछ न्यूमेरिकल्स खुद भी करोगे, जो कि प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, PYQs होंगे, तो अगर आप वो भी करोगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगेन जितना मैंने ऑप्टिक्स आपको पढ़ाया उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि मैं तो पूरा एनालिसिस यहां पे दे रहा हूं, हर एक पार्ट आपको समझा रहा हूं, आपको बस फॉलो करते जाना है। और अगेन मेडिकल वालों के लिए चैप्टर बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में से। आप 5 to 6 क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो, क्योंकि चैप्टर बहुत आसान है, इस पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आसान आते हैं। बस आपको डर इसलिए लगता है ऑप्टिक्स से क्योंकि ये बड़ा है। बट अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोज देखते जाओगे और एंड तक पहुंचोगे, इवेंचुअली आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। रिवाइज करते रहो, कहीं पे भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। आज के लिए इतना काफी, टेक केयर।